गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो का टाइटल है नाबालिग की संपत्ति पर पिता के क्या अधिकार और सीमाएं होंगी। मतलब पिता नाबालिग की संपत्ति का देख रेख सुरक्षा करने के अलावा वो क्या क्या कर सकता है नाबालिग की संपत्ति के संबंध में, वो सारी जानकारी आज के वीडियो में देंगे। नाबालिग की संपत्ति से रिलेटेड कुल 5 वीडियो 6 वीडियो मेरे मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं, जिनके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। नंबर 1 है, क्या नाबालिग के नाम की पैतृक संपत्ति पिता बेच सकता है? क्या नाबालिग की संपत्ति पिता बेच सकता है? पहले में पैतृक संपत्ति थी, दूसरे में संपत्ति है। मतलब कोई संपत्ति यदि पिता खरीदता है और उसकी रजिस्ट्री अपने नाबालिग बेटों बेटियों के नाम करा लेता है तो क्या उसको बेच सकता है? ये दोनों टॉपिक पे मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड हैं, आप उनको देख सकते हैं। नंबर तीसरा है, बालिग होने पर नाबालिग की बेची संपत्ति शून्य कैसे करें? यदि किसी नाबालिग के साथ किसी प्रकार की चीटिंग और धोखाधड़ी हुई है और जब वो बालिग हो जाता है तो उस रजिस्ट्री को, उस बेची संपत्ति को शून्य करा के वापस अपने कब्जे में कैसे प्राप्त कर सकता है, उसके संबंध में जानकारी इस वीडियो में दी गई है। भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3 में 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है एक व्यक्ति के बालिग होने के लिए। यदि उसकी नाबालिग अवस्था में धोखाधड़ी से संपत्ति बेच दी गई है या उसके हितों के विपरीत उस संपत्ति का विक्रय किया गया है या विक्रय में अनियमितता है आदि बहुत से कारण हैं जिनके आधार पर चुनौती दे सकता है, जो मेरे चैनल वीडियो पर अपलोड है, आप उसमें देख सकते हैं। नंबर चौथा वीडियो, नाबालिग की संपत्ति का मतलब क्या होता है? मतलब हम नाबालिग के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी संपत्ति का क्या मतलब होता है, इस टॉपिक पे भी चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। नाबालिग की संपत्ति कितने प्रकार की होती है, स्व अर्जित, पैतृक और अन्य प्रकार से, इसकी पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई है। और छठे नंबर पे, नाबालिग की संपत्ति पर कौन कौन से कानून लागू होंगे। और ये जो हमारा वीडियो है, पिता के अधिकार और सीमाएं नाबालिग की संपत्ति पर, ये सातों वीडियो जो मैंने अपलोड किए हैं और उनके अलावा भी नाबालिग से संपत्ति से रिलेटेड और भी वीडियो मैं चैनल पर अपलोड करूंगा, जैसे कि आवेदन की ड्राफ्ट, उसमें संलग्न दस्तावेज, इन सभी की ई बुक मेरे द्वारा एक ही तैयार की गई है। उसी ई बुक के अंदर से मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। इस ई बुक को मैंने अमेजोन पर अपलोड कर दिया है और वहां से उसकी कॉपी पेस्ट मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दी है। वहां ई बुक के आगे आपको आसमानी रंग का दिखाई देगी लिंक, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से अमेजोन की साइट पर पहुंच जाएंगे और 99 रुपीज कीमत मेरे द्वारा इसकी रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। तो आइए हम बिना देरी करे वीडियो को आगे प्रारंभ करते हैं। आज के हम वीडियो में चर्चा करेंगे पिता के अधिकार और सीमाएं क्या होंगी नाबालिग की संपत्ति पर। नंबर 1 है पिता का संपत्ति प्रबंधन का अधिकार। नंबर दूसरा है न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता और नंबर तीसरा है नाबालिग के हित की प्राथमिकता। इन तीनों मुख्य बिंदुओं पर हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। यह अध्याय जो ई बुक के अंदर मेरे द्वारा लिखा गया है, पिता के अधिकारों और उनकी सीमाओं पर केंद्रित है। विशेष रूप से नाबालिग की संपत्ति के प्रबंधन और उसके उपयोग के संदर्भ में इसमें कानूनी प्रावधान बताए गए हैं और वो तमाम अधिकार बताए गए हैं कि पिता के अधिकार नाबालिग के हितों के खिलाफ न जाएं। विभिन्न कानूनी प्रावधान और प्रक्रिया इसके बारे में बताई गई हैं। उसी में से नंबर 1 है कि पिता का संपत्ति का प्रबंधन का अधिकार। स्वाभाविक अभिभावक के रूप में पिता की जो भूमिका होगी, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 की धारा 6 के अनुसार पिता को नाबालिग का प्राकृतिक अभिभावक माना गया है। नाबालिग की संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार पिता को प्राप्त है, लेकिन यह अधिकार एक सीमित है, एक दायरे के अंदर है, अनलिमिटेड नहीं है। इसे नाबालिग के सर्वोत्तम हित में उपयोग करना आवश्यक है। मतलब उस अभिभावक को जो भी अधिकार उसे दिए गए हैं वो नाबालिग के हितों के लिए उपयोग करेगा। पैतृक संपत्ति पर अधिकार के बारे में क्या बताया गया है इसमें? पिता केवल नाबालिग की पैतृक संपत्ति का प्रबंधन कर सकता है, लेकिन इसका विक्रय या हस्तांतरण बिना न्यायालय की अनुमति के अवैध है। कलेक्टर महोदय से अनुमति लेना होगी, उसके बाद वो अनुमति देंगे, उसके बाद ही आप उसकी संपत्ति को विक्रय कर सकते हैं। और वो पैसा जो आप प्राप्त करेंगे वो भी नाबालिग की शिक्षा और स्वास्थ्य और उसके विकास के लिए, उसका उसके लाभ के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 की धारा 29 के तहत पिता को नाबालिग की संपत्ति के किसी भी महत्वपूर्ण लेन देन के लिए न्यायालय की अनुमति लेना होती है, ये इसमें बताया गया। स्वर्जित संपत्ति के बारे में क्या बताया गया है सर? यदि संपत्ति नाबालिग की स्वर्जित है, स्वर्जित, पैतृक और अन्य संपत्ति, इसके ऊपर
मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, मेरे चैनल पर अपलोड है कि नाबालिग की संपत्ति कितने प्रकार की होती है, आप उसको देख सकते हैं। इसमें स्वर्जित संपत्ति पर अधिकार के बारे में यह अधिकार बताया गया है कि यदि संपत्ति नाबालिग की स्वर्जित है तो पिता का अधिकार केवल प्रबंधन तक सीमित है। संपत्ति को बेचना या गिरवी रखना न्यायालय की अनुमति के बिना संभव नहीं है। न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। अब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत जो धारा 29 है, नाबालिग की संपत्ति को बेचना, गिरवी रखना या अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने के लिए न्यायालय की अनुमति अनिवार्य है। 31 में बताया है, न्यायालय सुनिश्चित करता है कि कोई भी लेन देन नाबालिग के हितों के विपरीत ना हो। ये जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 है, उसकी धारा 32 में भी ये सारे प्रावधान दिए गए हैं और वो प्रोसीजर बताई गई है कि जो नाबालिग की संपत्तियां हैं उसमें किस प्रकार से अदालत में प्रोसीजर अपनाई जाएगी। न्यायालय की जो प्रक्रिया है कि पिता को संपत्ति के लेन देन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय संपत्ति के विक्रय की आवश्यकता और उसके संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करता है और इस बात की जांच करता है कि ये नाबालिग के हितों के विपरीत ना हो। न्यायालय केवल उन मामलों में अनुमति देता है जहां यह स्पष्ट हो कि लेन देन नाबालिग के सर्वोत्तम हित में है। यदि सर्वोत्तम हित में नहीं है तो न्यायालय के द्वारा अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें अदालती दृष्टिकोण के बारे में भी सर बताया गया है कि न्यायालय अक्सर यह मानता है कि नाबालिग की संपत्ति का संरक्षण उसकी भलाई के लिए सर्वोपरि हो। उदाहरण इसमें एक बताया गया है, संपत्ति के संरक्षण को प्राथमिकता दी। नाबालिग के हित की प्राथमिकता, इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। संपत्ति के प्रबंधन में नाबालिग के हित की जो प्राथमिकता होगी उसके बारे में बताया गया है कि पिता को नाबालिग की संपत्ति का प्रबंधन करते समय उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, समग्र विकास के लिए संपत्ति का उपयोग करना चाहिए। नंबर दूसरा है, संपत्ति के उपयोग का कोई भी निर्णय नाबालिग के भविष्य को ध्यान में रखते हुए किया जाए कि भविष्य में भी ये नाबालिग के लिए किस प्रकार से फायदेमंद होगी, उसी प्रकार से उसमें डिसीजन लिए जाएं, उसी प्रकार से उसमें विचार बनाए। के अधिकारों की रक्षा जो है सर, कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 की धारा 13 में नाबालिग के हितों को सर्वोपरि बताया गया है कि कोई भी निर्णय जो नाबालिग के हितों के विपरीत हो उसे अवैध माना जाएगा। न्यायालय का हस्तक्षेप इसमें क्या होगा, किस प्रकार से होगा? यदि पिता अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, पिता, सर आप ध्यान रखना, इसमें उदाहरण भी है सर जहां न्यायालय ने नाबालिग के हितों की रक्षा के लिए पिता के अधिकारों को सीमित किया गया। अब इसमें सर जो सारांश निकल के आता है लास्ट में, वो सारांश ये है सर इस हमारे वीडियो का कि पिता को नाबालिग की संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन सीमाओं के तहत। वो नाबालिग के सर्वोत्तम हित में उसको इसका उपयोग करना होगा। संपत्ति में किसी भी महत्वपूर्ण लेन देन के लिए न्यायालय की अनुमति आवश्यक होगी। नंबर तीसरा, नाबालिग के हित सर्वोपरि माने गए हैं। कोई भी निर्णय उनके भविष्य और कल्याण को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। नंबर चौथा है, न्यायालय के पास अधिकार है कि वह पिता के कार्यों की निगरानी करे और नाबालिग के अधिकारों की रक्षा करे। तो इस प्रकार से जो आज का वीडियो है सर, उसके संबंध में मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। इसमें मैं आदेश 32 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के बारे में आपको जानकारी प्रदान कर देता हूं कि ये एक महत्वपूर्ण आदेश जो सिविल प्रक्रिया संहिता में है, वो अवयस्क और विकृत चित्त व्यक्तियों के संबंध में यदि कोई वाद लाया जाता है तो उसमें क्या प्रोसीजर अपनाई जाएगी उसके बारे में इसमें बताया गया है। 32 नियम 1 के तहत अवयस्क के वाद मित्र के द्वारा अदालत में वाद लाया जाएगा और यदि अवयस्क के द्वारा ही वाद पेश कर दिया जाता है तो वो वाद फाइल से निकाल दिया जाएगा। इसी प्रकार से आदेश 32 नियम 15 के तहत अवयस्क की ओर से संरक्षक नियुक्त होने का आवेदन भी दे जाने का प्रावधान है। धारा 151 जो इनहेरिटेंस पावर है, आप साथ में वो भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो की मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है और उस ई बुक का भी मैं आपको परिचय करा देता हूँ जिसमें ये संपूर्ण जानकारी है उसके प्रारंभ से लेकर अंत तक। तो आइए सर, जैसा कि आप देख रहे हैं सर, जैसा कि आप देख रहे हैं ई बुक लिखा हुआ है, क्या नाबालिग के नाम की पैतृक संपत्ति पिता बेच सकता है, जानिए कानून क्या कहता है। इसमें इसको कुल अध्यायों में मेरे द्वारा बांटा गया है। अध्याय नंबर 1 में जो बताया गया है, अध्याय नंबर 1 में सर परिचय दिया गया है कि नाबालिग की संपत्ति का अर्थ है। अध्याय नंबर 2 में नाबालिग की संपत्ति के प्रकार बताए गए हैं, स्वअर्जित संपत्ति, पैतृक संपत्ति और अन्य संपत्ति। अध्याय 3 में कानूनी प्रावधान की गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियन एक्ट 1956, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, भारतीय संविधान और बाल अधिकार, इन चारों कानूनों के संबंध में इस ई बुक में जानकारी दी गई है। इस पे भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोड है
और वो इसके ऊपर जो अभी मैंने आपको बताया था अध्याय 2 में कि नाबालिग की संपत्ति के प्रकार, इस पे भी एक विशेष तरीके का स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पर मेरे द्वारा बनाया गया है जो अपलोडेड है। कानूनी प्रावधान के बाद सर अध्याय 4 में पिता का अधिकार और सीमाएं, अध्याय 5 में पैतृक संपत्ति का विशेष मामला, अध्याय 6 में नाबालिग के अधिकार और संरक्षण के बारे में बताया है। नंबर अध्याय 7 में संपत्ति विक्रय करने की प्रक्रिया और शर्तों के बारे में बताया गया है। अध्याय 8 में निष्कर्ष और सुझाव के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से सर ये पूरी ई बुक है और ये जो आप देख रहे हैं ये तकरीबन 63 पन्नों की ई बुक है जो मेरे द्वारा तैयार की गई है। इसमें आवेदन की ड्राफ्ट से लेके जहां तक हो सकता था कानूनी जानकारी मेरे द्वारा इसमें प्रिंट की गई है। क्योंकि सर कानून एक समंदर है, उसमें से मैं मोती छांट के लाता हूं और स्पेशल टॉपिक पे स्पेशल व्याख्या, स्पेसिफिक व्याख्या करके आपके लिए मैं ई बुक भी तैयार करता हूं और वीडियो भी मेरे द्वारा तैयार किए जाते हैं। क्योंकि बुक में तो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उस पर विशेष अध्ययन करके उसको आसान तरीके से मैं आपके लिए समझाने के उद्देश्य से ये नोट्स बनाता हूँ। इस नोट्स को आप ई बुक भी कह सकते हैं क्योंकि अमेजोन साइट पे इसको ई बुक नाम से ही जाना जाता है। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। मेरे चैनल पर नोटरी से रिलेटेड तकरीबन 40 वीडियो अपलोडेड हैं। यदि किसी व्यक्ति को आवश्यकता महसूस होती है तो उस पर देख सकता है। वसीयत पे भी मैंने वीडियो बनाए हैं, काउंटर क्लेम पर भी मैंने वीडियो बनाए हैं और विभिन्न टॉपिकों पे मैं निरंतर वीडियो बनाता रहता हूँ। और अवैस्क के संबंध में जो आदेश 32 है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में, उस पे भी मैंने स्पेशल 3 वीडियो बनाए, 4 वीडियो बनाए जो मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो के संबंध में मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।